हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। हम पॉलिटी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पॉलिटी के क्वेश्चनों में आज ये आपका थर्ड वीडियो है। थर्ड वीडियो में आज ये आपका टॉपिक रहेगा, वो रहेगा भारत के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों के साथ हम मौलिक कर्तव्यों की चर्चा करेंगे। मौलिक कर्तव्यों के साथ संविधान के विदेशी स्रोत देखेंगे। विदेशी स्रोत के साथ साथ अनुसूचियों से संबंधित आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चनों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करें। टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। ये हमारी क्लासेस चल रही है जिसमें आप 6 से 7 में अंकित सर से अभी भूगोल पढ़ रहे हो। दांगी सर की इतिहास की क्लास चल रही है जिसमें लगभग दी एंड चल रहा है इतिहास। मैं यहाँ पे आपको एमपी कंप्लीट करा चुका हूँ। राज व्यवस्था आप मेरी चली रही है। तीसरा वीडियो आज राज व्यवस्था में है। इसके बाद हम अधिनियम और पर्यावरण की बात करेंगे। ये जो आपकी पीएससी की वैकेंसी आई है, उस पीएससी की वैकेंसी के लिए हमारी वीडियो क्लासेस भी है आपके लिए ऐप पर अवेलेबल है। साथ में हमारे पीडीएफ नोट्स भी आपको साथ में दिए जाएंगे। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन करके रखा, उन्हें 999 रुपये में कोर्स मिलेंगे। बाकी अदर लोग जो लेना चाहते हैं उनको 1999 में नोट्स मिलेंगे। कोर्स नोट्स और पीडीएफ आपको सब कुछ 5,555 रुपये में प्राप्त होगी, जिसमें अभी ऑफर भी चल रहा है। अगर आप ये कोर्स लेते हो तो साथ में आपको ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री दी जाएगी। साथ ही में हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसकी लगभग अभी 110 एफएलटी कंप्लीट हो चुकी है। एफएलटी डल भी चुकी है इसके अंदर, जिसकी सब्जेक्टिव भी है और टोटल भी आपका एफएलटी जिन लोगों को ज्वाइन करना 599 रुपये में प्राप्त होगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हो। नंबर सुबह 8 से लगा के शाम को 8 बजे तक पूरा चालू रहता है। आप कभी भी इस नंबर पे फोन कर सकते हो। अब क्लास हम स्टार्ट करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की आपको दूसरी अनुसूची का संबंध बताना है कि संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से? तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए जो संविधान की दूसरी अनुसूची है उसका संबंध किससे होगा। तो संविधान की दूसरी अनुसूची के बारे में मैंने आपसे पूछा है कि किससे संबंधित है। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि किससे संबंधित होगी आपकी दूसरी अनुसूची। तो हम संविधान की दूसरी अनुसूची के बारे में यहाँ पे देखें तो जो संविधान की दूसरी अनुसूची है, आपकी द्वितीय अनुसूची की हम बात कर रहे हैं। द्वितीय अनुसूची, ये आपकी जो द्वितीय अनुसूची है इसका जो संबंध है वो आपके पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों से। ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है, आपके वेतन से एवं किससे संबंधित है आपकी, तो वेतन एवं भत्तों से। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो तीसरी अनुसूची होगी आपकी, तीसरी अनुसूची का आप संबंध यहाँ पे देखोगे। अगर आप तीसरी अनुसूची की बात करोगे कि तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो जो तीसरी अनुसूची का संबंध है वो आपकी शपथ से है। जो आपके संवैधानिक पदों पर व्यक्ति बैठे हुए उनकी जो शपथ का प्रावधान देके रखा है वो कौन सी अनुसूची में देके रखा, तो वो देके रखा आपकी तीसरी अनुसूची में। मैंने आपसे द्वितीय अनुसूची के बारे में पूछा था, तो दूसरी अनुसूची आपकी किससे संबंधित है, तो दूसरी अनुसूची संबंधित है आपके वेतन एवं भत्तों से। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर डी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, डी। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। इसका आंसर दीजिएगा, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। हमने संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया है? साथ में ध्यान रखिएगा दो चीज आपकी, उद्देशिका हमने अलग से ली है और उद्देशिका की भाषा अलग से ली है। पहले मैंने आपसे उद्देशिका के बारे में पूछा है कि संविधान में उद्देशिका का प्रावधान हमने कहां से लिया है, और आपको उद्देशिका की अगर आप भाषा देखोगे तो भाषा हमने दूसरे स्थान से ली है। तो जल्दी कमेंट करके दोनों का आंसर दीजिए कि उद्देशिका हमने कहां से ली है और आपकी भाषा हमने कहां से ली है। सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि उद्देशिका का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया और जो उद्देशिका की भाषा है वो हमने कहां से ली है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप उद्देशिका का प्रावधान देखोगे भारतीय संविधान में, तो जो हमने उद्देशिका का प्रावधान लिया है वो लिया हमने कहां से, आपके अमेरिका से। जो हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये हमने अमेरिका से लिए। जो आपकी भाषा है, भाषा ध्यान रखिएगा किस देश के संविधान से ली गई है, तो भाषा का जो हमने प्रावधान लिया है उस देश का नाम होगा आपका क्या, ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने आपसे उद्देशिका का प्रावधान पूछा था, तो जिन लोगों ने इसका आंसर यूएसए के संविधान लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। तो संविधान में जो उद्देशिका का प्रावधान लिया है वो किस देश के संविधान से लिया, यूएसए से। जबकि उद्देशिका की भाषा हमने कहां से ली है, तो उद्देशिका की हमने भाषा ली है कहां से, आपके ऑस्ट्रेलिया से।
तो जिन लोगों ने आपके उद्देशिका का प्रावधान आपका अमेरिका या यूएसए लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? भारत के राज्य क्षेत्र एवं उसका वर्णन आपको बताना है कि भारत के राज्य क्षेत्र एवं उसका वर्णन भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में, प्रथम में है, द्वितीय में है, तृतीय में है या चतुर्थ में? जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए। कौन सी अनुसूची में आपके भारत के राज्य क्षेत्र का वर्णन दिया गया? आप सभी को बताना है, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन क्या है घुमा के पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, भारत में संघ शामिल राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का वर्णन किस अनुसूची में है? तो उस अनुसूची का नाम होगा आपकी क्या? प्रथम अनुसूची। जो आपकी संविधान की प्रथम अनुसूची है, इस प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन दिया आपका? तो प्रथम अनुसूची में वर्णन दिया आपके भारत के संघ राज्य क्षेत्र। भारत के संघ राज्य क्षेत्र बोले तो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों का, और हमारे जो आपके भारत के राज्य क्षेत्र है उन राज्य क्षेत्र का भी वर्णन आपका किस में दिया? आपकी इसी अनुसूची में। तो जिन लोगों ने इसका आंसर प्रथम अनुसूची लगाया, संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन प्रथम अनुसूची, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपकी क्या? प्रथम अनुसूची। इसलिए जो आंसर है वो होगा आपका क्या? ए। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर दीजिएगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमने किस देश के संविधान से ली? यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर या ऑस्ट्रेलिया? तो जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए। फोर्थ का आंसर आपका क्या होगा? फोर्थ का आंसर जल्दी सभी लोग आंसर बता दीजिए। फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अनुच्छेद में जो अनुच्छेद 137 है आपके भारतीय संविधान का, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, हमने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश के संविधान से ली? आपको कमेंट करके बताना है उस देश के संविधान के बारे में जिस देश के संविधान से हमने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली। आप सभी को कमेंट करके आंसर देना होगा, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमने किस देश के संविधान से ली है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देखें तो आप यहाँ पे, क्योंकि हमने आपसे पूछा है किसके बारे में आपका, तो यहाँ पे पूछा आपका किससे? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो जो हमने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली है, ध्यान रखिएगा, उस देश का नाम होगा आपका क्या? तो वो देश होगा आपका कौन सा? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमने कहाँ से ली है? तो उस देश का नाम होगा आपका क्या? यूएसए। ध्यान रखिएगा, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मतलब क्या है? अनुच्छेद 137 जब आप पढ़ोगे तो हमारे यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो नियम या विधि बनाने वाली संस्था है, एक संस्था जो हमारे यहाँ पे विधि बनाती है उसका नाम है आपका क्या? संसद। संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है। तो संसद कुछ ऐसा काम ना करे जिससे भारतीय संविधान की शक्तियों को क्या हो? आपका कम हो। तो प्रत्येक कानून का पुनर्वलोकन करती है हमारी कौन? न्यायपालिका, जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट करता। अगर वहां पुनर्वलोकन में देखता है कि यहाँ कानून संविधान से असंगत है या जो संविधान में संशोधन किया गया वह गलत है, तो उसका आपका 137 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर देता? आपका समाप्त कर देता है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर यूएसए का संविधान लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां पे आपकी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। मैं अभी आपको बता चुका हूं, दूसरी और तीसरी अनुसूची बड़े कंफ्यूज करती है। मैं एक अच्छी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो आपको तृतीय अनुसूची के बारे में बताना है कि भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है वह आपकी किससे संबंधित है। सभी लोगों को आंसर देना है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज्यादा आपका टफ नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ प्रतिज्ञान से, भाषा से या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों से। तो जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए, आप सभी का आंसर क्या होगा? वी इज राइट आंसर। चलिए अब मैं बता देता हूं, क्योंकि मैंने आपसे कौन सी अनुसूची पूछी है? तीसरी। तो दूसरी और तीसरी अनुसूची आपको हमेशा कंफ्यूज करेगी। एक तो आपकी दूसरी अनुसूची, और दूसरी अनुसूची के बाद एक जो आपकी अनुसूची होगी वो अनुसूची आपकी कौन सी? तीसरी अनुसूची।
अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए दूसरी अनुसूची, तो भारत का व्यक्ति सबसे पहले पैसा मांगता है, बिना पैसे के काम नहीं करता, क्योंकि दूसरी तीसरी में कंफ्यूजन होता है। तो हम सब भारत के व्यक्ति हैं, तो भारत का व्यक्ति सबसे पहले पैसे से काम करता है। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके क्या, वेतन एवं भत्ते। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, वेतन एवं भत्तों का वर्णन है। और जो तीसरी अनुसूची है, इस तीसरी अनुसूची में किसका वर्णन है, तो फिर काम करेगा तो पहले शपथ लेनी पड़ेगी। तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ से संबंधित है तीसरी अनुसूची। तो जिन लोगों ने इसका आंसर शपथ लगाया है, शपथ, क्योंकि मैंने आपसे तीसरी अनुसूची पूछा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका शपथ से संबंधित। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी दिया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ पे केंद्र और राज्यों के बीच एक कोऑर्डिनेशन है, उस कोऑर्डिनेशन के तहत दोनों कार्य करते हैं। आपको ये बताना है कि हमने जो संघात्मक व्यवस्था ली है वो कौन से देश के संविधान से हम संघात्मक व्यवस्था लेके आए हैं। आपको उस देश के संविधान के बारे में बताना है कि किस देश के संविधान से हमने यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था ली है। तो आपसे मैं संघात्मक व्यवस्था की पूछ रहा हूँ कि संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड। सभी को कमेंट करके आंसर देना है कि संघात्मक व्यवस्था कौन से देश के संविधान से हम लेके आए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम संघात्मक व्यवस्था की बात करें कि संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली है, तो यहाँ पे आप देखिए, हम संघात्मक व्यवस्था की पूछे हैं, तो जो हमारे यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था हमने जिस देश के संविधान से ली है उस देश का नाम होगा आपका क्या, कनाडा। तो जिन लोगों ने इसका आंसर कनाडा लगाया संघात्मक व्यवस्था का, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो संघात्मक व्यवस्था हम जिस देश के संविधान से भारत के संविधान में लाकर रखा है उस देश का नाम है आपका क्या, कनाडा। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7वां। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आरक्षण या आवंटन की बात की है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस आधार पर होता है? और आपको यह भी बताना है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यसभा का वर्णन देके रखा है। संविधान का आपको अनुच्छेद भी कमेंट करके बताना है कि राज्यसभा का जो वर्णन है वह संविधान के कौन से अनुच्छेद में आपका देकर रखा है। तो जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए। आज मैंने कोशिश की आपके लिए थोड़ा अच्छे से लिखने की। पुराना मार्कर ही मैं यूज कर रहा हूँ, इसमें इंक नहीं है ना, नहीं तो आप बोलोगे कि सर पुराना मार्कर से लिख रहे हो डिजिटल बोर्ड पे। इस मार्कर को पकड़ के पढ़ाने की आदत है तो इससे थोड़ी राइटिंग अच्छी आती है, इसलिए इस वाले मार्कर को मैं यूज कर रहा हूँ। इस वाले मार्कर से थोड़ा बोर्ड भी ज्यादा काम करता है, आवाज भी ज्यादा करता है। इसलिए मैंने आपसे पूछा है संविधान में किस अनुसूची को प्रत्येक राज्य तथा संघराज्य क्षेत्रों में राज्यसभा की सीटों के आवंटन का प्रावधान है। जल्दी सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर आपका क्या होगा कि किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन का आपका यहाँ पे प्रावधान देके रखा है। प्रथम अनुसूची, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अनुसूची में। अब देखिएगा यहाँ पे अगर आप राज्यसभा की संरचना देखोगे तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है। राज्यसभा की संरचना किसमें देके रखी है? तो जो आपका आर्टिकल 80 है उसमें राज्यसभा की संरचना है। लेकिन मैंने आपसे सीटों का आवंटन पूछा है, तो जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होगा, सीटों का आवंटन किसके तहत होता आपका? तो सीटों का जो आवंटन है वो कौन सी अनुसूची में, उस अनुसूची का नाम होगा आपकी क्या, चतुर्थ अनुसूची। तो जिन लोगों ने इसका आंसर चौथी अनुसूची लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, फोर्थ अनुसूची। और जो चौथी अनुसूची देके रखी है वो आपके डी वाला ऑप्शन में। इसलिए जिन लोगों ने आंसर डी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 8वां, भारत के संविधान में सम्मिलित संवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? मैंने आपसे संवर्ती सूची पूछी है कि संवर्ती सूची को हम किस देश के संविधान से लेकर आए हैं। तो जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए कि भारतीय संविधान में जो संवर्ती सूची है वहां किस देश के संविधान से ली गई है? सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली या कनाडा? अच्छा क्वेश्चन है, आंसर सोच समझ के देना है कि भारतीय संविधान में जो आपकी संवर्ती सूची उसका प्रावधान कहां से लिया? सोवियत संघ से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से या कनाडा से? सभी लोगों को सोच समझ के इसका आंसर देना है कि हमने संवर्ती सूची के प्रावधान किस देश के संविधान से लेकर आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप भारतीय संविधान में संवर्ती सूची का प्रावधान देखोगे तो उस देश का नाम होगा आपका क्या, ऑस्ट्रेलिया। हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए आपकी, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए आपकी कौन सी, संवर्ती सूची।
इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो संविधान में ऑस्ट्रेलिया से संबंधित सूची का प्रावधान आपका लाया गया है। अगले क्वेश्चन की अब हम चर्चा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, संघ और राज्यों और संबंधित सूची के साथ, भाषाओं के साथ, या दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ। तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि राज्यसभा में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध आपका किस आर्टिकल से, किस अनुसूची से होगा। तो कौन सी अनुसूची आपके भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? राज्य व्यवस्था से, राज्यसभा से, संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित सूची से, भाषाओं से, या दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित से है। अब यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि हम संविधान की अनुसूची की अगर हम बात करें तो वो आपकी जो अनुसूची होगी उस अनुसूची का नाम है आपकी क्या? 8वीं अनुसूची। जो आपकी 8वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है आपकी? तो ये संबंधित है आपकी किससे? भाषाओं से। कितनी भाषाएं आपकी? तो पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में कितनी हो गई आपकी? 22 हो गई। कौन कौन सी जोड़ी? 21वें संविधान संशोधन से हमने कौन सी भाषा जोड़ी? तो 21वें संविधान संशोधन से हमने जोड़ी आपकी कौन सी? सिंधी। और जो आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ इसके तहत आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई। एक जोड़ी हमने कोंकणी, कोंकणी के बाद एक जोड़ी हमने आपकी कौन सी? मणिपुरी, मणिपुरी के बाद एक हमने कौन सी जोड़ी? तो एक जोड़ी हमने कौन सी आपकी? नेपाली। फिर अगला जो आपका 92वां संविधान संशोधन हुआ इसके तहत आपकी 4 जोड़ी गई। एक हो गई थी आपकी मैथिली, दूसरी जो हमने जोड़ी उसका नाम था आपकी क्या? डोंगरी, और जो तीसरी हमने जोड़ी उसका नाम था आपकी क्या? बोडो, और जो चौथी भाषा जोड़ी उसका नाम था आपका क्या? संथाली। तो यहाँ पे मैंने आपसे यही पूछा था कि भारतीय संविधान की अनुसूची 8 किससे संबंधित है? तो जो अनुसूची 8 का संबंध है वो भाषाओं से संबंधित है। तो यहाँ पे देख लीजिए, 21वें संविधान संशोधन से सिंधी जोड़ी, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो, और कौन सी जोड़ी गई आपकी? संथाली। पहले 14 थी, 14 और ये 8 जोड़ लीजिए, आपकी 4 ये हो गई, 4 ये, तीनों चारों ये हो गई, तो ये हो गई आपकी कितनी? 22। तो कितनी भाषाएं हो गई अब आपकी? 22। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? भारतीय संविधान में आपको नीति निर्देशक तत्व हमने किस देश के संविधान से लिए? सभी को कमेंट करके बताना है कि कौन से देश के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में रखा है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप नीति निर्देशक तत्वों को देखोगे तो उस देश का नाम है आपका क्या? आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को कहां लाके रखा हमने? आपके संविधान में। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर आयरलैंड लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया है? तो नीति निर्देशक तत्वों को हम जो लेके आए वो कौन से देश के संविधान से लिए? तो उस देश का नाम होगा आपका क्या? आयरलैंड। तो जिन लोगों ने इसका आंसर आयरलैंड लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में? दो चीजें आपका, दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूं। एक आपसे पूछ रहा हूं कि 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से जुड़ी है, ये भी बताना है आपकी। 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से जुड़ी है? ये क्वेश्चन पीएससी ने पूछा है। भले ही आपको यहाँ पे आंसर पता चल गया कि इसका आंसर 10वीं है, अब आपको इसका आंसर संविधान संशोधन टाइप करके बताना है कि किस संविधान संशोधन से हमने 10वीं अनुसूची को जोड़ा। अब आंसर आपका यहाँ पे चेंज है, आप यहाँ पे संविधान संशोधन लिखिए, 8वीं 9वीं 10वीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता ही दिया 10वीं अनुसूची दल बदल। लेकिन मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ किस संविधान संशोधन से जुड़ी है? तो संविधान संशोधन जल्दी टाइप करके बताइए। 52 86, कोई आंसर? 52 पीएससी ने ये क्वेश्चन आपका एक बार पूछा भी है। अब देखिए, हम अगर यहाँ पे दल बदल की बात करें तो दल बदल जो अनुसूची जुड़ी है वहां जुड़ी आपके 52वें संविधान संशोधन से। कब हुआ था आपका ये? 1985 में। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 52वां संविधान संशोधन 1985 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो संविधान में जो 10वीं अनुसूची जोड़ी वह कौन से संविधान संशोधन से जुड़ी है? तो संविधान संशोधन का नाम होगा आपका क्या? 52वां संविधान संशोधन, और इसका आंसर होता है आपका क्या? 10वीं
तो 10 भी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा अनुभव को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माताओं ने निम्न में से किस देश के लिए है? आप देखिएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। किन क्षेत्रों में? कला के क्षेत्र में, कला के बाद आपके साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के बाद आपका कौन सा क्षेत्र होगा? विज्ञान का क्षेत्र, और विज्ञान के बाद एक होगा आपका क्या? समाज सेवा। बताइए, ये जो हम क्षेत्र लिए हैं, ये 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के आधार पर होता है। तो किस देश के संविधान से हम इसको लेकर आए? कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा में रुचि रखने वाले 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति किसके अंदर मनोनीत करता है? आपका राज्यसभा में। किस देश के संविधान से हमने ये लिया है? तो इसका जो आपका आंसर होगा, सिंपल सा आंसर है इसका, आयरलैंड। किस देश के संविधान से लिए हमने? आपके आयरलैंड से। और एक और बात याद रखिएगा, आयरलैंड से और हमने क्या लिया है? आयरलैंड से हमने एक तो नीति निदेशक तत्व लिए हैं। नीति निदेशक तत्वों को कहां से लिया है? तो नीति निदेशक तत्वों को लिया है कहां से? आपके आयरलैंड से। और हम आयरलैंड से क्या लेके आए हैं? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहां से लिया हमने? तो भारत के राष्ट्रपति का जो हम निर्वाचक मंडल लिए हैं, उस देश का नाम होगा आपका क्या? आयरलैंड। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर आयरलैंड गणतंत्र लगाया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? आपको यह बताना है कि 6वीं अनुसूची भारतीय संविधान के कौन से राज्य पर लागू नहीं होती है। सभी को कमेंट करके बताइए, असम, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर। कौन सी अनुसूची के बारे में पूछा मैंने आपसे? 6वीं। सचिन तेंदुलकर, देखिए सचिन तेंदुलकर की अपनी एक खेलने की कला थी, तो ये कला के क्षेत्र थे, ना तो समाज सेवा था, ना ही साहित्य था, ना ही विज्ञान था, लेकिन कहते थे कि अपनी एक अलग कला से खेलते, इसलिए कला के क्षेत्र से इन्हें हमने क्या कर दिया था? आपका मनोनीत करा था। अब देखिए, यहां पे हमने कौन सी अनुसूची पूछी आपसे? 6ठी अनुसूची में एक शब्द याद रखिए, अत्रि मेमी। क्या याद रखना आपको? तो शब्द याद रखना होगा आपको क्या? अत्रि मेमी। अत्रि मेमी क्या है आपका? ये आ से हो गया आपका क्या? असम। त्रा से हो गया आपका क्या? त्रिपुरा। त्रिपुरा में से क्या हो गया आपका? तो में से हो जाएगा आपका क्या? मेघालय। और मेघालय के बाद क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम। के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है आपका, किसका प्रशासन है? के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किसमें देके रखा है? तो के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन देके रखा कौन सी अनुसूची में? उस अनुसूची का नाम था आपकी कौन सी? तो ये होगी आपकी कौन सी? 6वीं अनुसूची। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 6वीं अनुसूची, और देखिए इसमें मणिपुर नहीं है, असम है, असम भी है, त्रिपुरा है, मेघालय। अगर यहाँ पे मिजोरम होता तब इसका आंसर जो होता वो होता आपका क्या? उपयुक्त सभी। लेकिन हमने मिजोरम नहीं दिया, यहाँ पे जो आंसर देके रखा था वो मणिपुर। मणिपुर पे आपकी ये अनुसूची लागू नहीं होती है, इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर मणिपुर लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, सुमेलित कीजिए। आपको ये सुमेलित करके बताना है कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए, संसदीय प्रणाली कहां से ली, आपात उपबंध कहां से लिए, और नीति निदेशक तत्व कहां से लिए। तो जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए। मूल अधिकार को हम कौन से देश के संविधान से लेके आए, संसदीय प्रणाली कहां से लेके आए? जल्दी कमेंट करके आप बता दीजिए आप सभी का इसका आंसर। अब यहां पे देखिएगा, अगर हम बात करें मूल अधिकारों को, तो मूल अधिकार हमने लिए आपके कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका। शासन की संसदीय प्रणाली हमने कहां से लिए? तो संसदीय प्रणाली हम लेके आए कहां से? ब्रिटेन से। आपात उपबंध किस देश से लिए हमने? तो आपात उपबंध हम लिए कहां से? आपके जर्मनी से। नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया हमने? तो नीति निर्देशक तत्वों को लिया कहां से? आपके आयरलैंड से। अब मैच कर लीजिए। मूल अधिकार यूएसए, ए का आंसर होगा आपका क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ए का जो आंसर होगा वो होगा आपका 2, तो एक इसमें 2 है और एक इसमें 2 है। शासन की संसदीय प्रणाली हमने कहां से ली? आपके यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन।
तो दूसरे का जो आंसर दिया है वो दे रखा आपका 1। अब देखिएगा 1 आपका इन दो में से एक आंसर है, ये दो तो आपके पहले ही हट चुके हैं। अब 1 देखिएगा इसमें देके रखा, तो 1 आपका ये यहां देके रखा, जबकि यहाँ 4 जो आंसर नहीं होगा, इसलिए आंसर होगा सी। आपात उपबंध देख लीजिए, आपातकाल हम लेके आए कहां से, आपके जर्मनी से, तो सी का आंसर हो जाएगा आपका 4 और डी का आंसर हो जाएगा आपका क्या 3। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15। इसका आंसर दीजिएगा चतुर्थ अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 8वीं और 9वीं अनुसूची। जल्दी कमेंट करके बताइए किस किस देश के संविधान से हमने इन अनुसूचियों को लिया है। आप सभी को इसका आंसर बताना है कि कौन से देश के संविधान से हमने अनुसूची ली है, तो बताइए जल्दी। चौथी अनुसूची कहां से ली है, 6वीं अनुसूची कहां से ली है, 8वीं कहां से ली है और 9वीं अनुसूची कहां से ली है। कमेंट करके आप सभी को आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, किससे संबंधित है, लिए नहीं किससे संबंधित है। अब देखिएगा चौथी अनुसूची की अगर हम बात करें तो यहां पे आपकी ये जो चौथी अनुसूची होगी ये आपकी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। किसमें, आपके राज्यसभा में किससे संबंधित है आपकी, तो ये संबंधित है सीटों के आवंटन से। 6वीं अनुसूची अतरी मेमी, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का क्या देके रखा, यहाँ पे आपका प्रशासन देके रखा। 8वीं अनुसूची आपकी किससे संबंधित है, तो 8वीं अनुसूची संबंधित है आपकी किससे, भाषाओं से। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 9वीं अनुसूची संबंधित होगी आपकी किससे, भूमि सुधार से। अब आप मैच कर लीजिए, चौथी अनुसूची राज्यसभा, एक का आंसर 3, एक 3, पहले ही आपको आंसर मैच कर चुका है सी, क्योंकि किसी में भी 3 नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, सिर्फ इसी में आपका 3 मैच कर रहा है, तो आप आंसर आप मैच कर लीजिए। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा, 6वीं अनुसूची जो आपकी 6वीं अनुसूची है इससे किससे संबंधित है, आपकी जनजातीय क्षेत्र, तो बी का आंसर हो जाएगा आपका 4। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित, ये हो जाएगा डी 2 और इसका हो जाएगा आपका क्या 1। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या सी। चलिए मैं चेंज कर लेता हूं इसको, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ब्लैक से यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए मैं एक बार बोल देता हूं, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से आपकी चौथी, 6वीं अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय के जनजातीय क्षेत्र, 8वीं अनुसूची आपकी भाषा से संबंधित है, किससे संबंधित है, आपकी भाषा। और आपकी ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित होगी आपकी कौन सी, नवी भूमि सुधार से। अब देख लीजिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या सी। तो जिन लोगों ने आंसर सी लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अब ये सही है, अब नहीं करूंगा उस वाले उसको यूज। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सुमेलित कीजिए, विधि का शासन कहां से लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली, राष्ट्रपति के विचारात राज्यपाल विधेयक सुरक्षित रखता ये कहां से लिया, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहां से ली। उभयनिष्ठ सूची, इसे ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची नाम है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है आपका क्या, समवर्ती सूची। तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि हमने कौन से देश से आपके ये लिए हैं। हाँ रेड कलर यूज कर लेंगे, चलिए जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए। रेड कलर आपका फेवरेट है तो रेड कलर यूज करेंगे, ये लीजिए रेड कलर होगा आपका। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, कहां कहां से हमने ये प्रावधान लिए। अब देखिएगा दो चीज याद रखिएगा, एक तो विधि का शासन और एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि का शासन जो आर्टिकल 14 है उसका जो हमने 14(1) है वो कहां से लिया, तो कल भी मैंने आपको बताया था, विधि का शासन लिया हम कहां से, ब्रिटेन से। जबकि विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष क्षमता ब्रिटेन से, समान संरक्षण अमेरिका से। ध्यान रखिएगा ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये कहां से लेके आए हम, तो ये लिए हमने कहां से, जापान से। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के लिए विधेयक को क्या रखना, आपका सुरक्षित रखना, ये हम कहां से लिए आपके, तो ये लिए हमने आपके कहां से, ये हम कहां से लेके आए, तो राष्ट्रपति जो राज्यपाल के लिए विधेयक सुरक्षित रखता है। पहले हम उभयनिष्ठ सूची देख लेते हैं, ये जो उभयनिष्ठ सूची हमने ली है ये कौन से देश के संविधान से ली है, तो उस देश का नाम होगा आपका कौन सा देश आपका, तो ये हम लेके आए आपकी उभयनिष्ठ सूची। तो ये हम कहां से लिए, आपके ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिए हमने, ऑस्ट्रेलिया से। अब एक ही बचा हुआ हमारा आपका कौन सा, तो ये बचा आपका क्या, राष्ट्रपति के द्वारा विधेयकों को राज्यपाल के लिए आरक्षित रखना। तो हम ऑस्ट्रेलिया यूज कर चुके हैं, इंग्लैंड को कर चुके हैं, जापान। अब हमारा ऑप्शन बचा हुआ है कनाडा। तो क्योंकि हमने जो संघात्मक व्यवस्था ली वो कहां से लिए, कनाडा से, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य करते हैं, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, कनाडा।
अब आप यहाँ पे मैच कर लीजिए, क्योंकि हमने देखा है विधि का शासन, तो विधि का शासन इंग्लैंड से, आंसर होगा 2। तो एक इसमें 2 दे के रखा है, एक इसमें 2 है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है, इसलिए बी का आंसर होगा आपका क्या 3। तो यहाँ पे आपका 3 इसमें दे के रखा, जबकि इसमें 3 नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या डी। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर डी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, जल्दी कमेंट करके बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत, नगरपालिका, केंद्र राज्य संबंध या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपकी भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के बारे में बताना है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है आपकी। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची देखोगे कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो सिंपल सा इसका आंसर होगा जो आपकी 11वीं अनुसूची है ये हमने किस संविधान संशोधन से जोड़ी है, उस संविधान संशोधन का नाम है 73वां। कब हुआ था आपका ये? तो ये हुआ था 1992 में। किससे संबंधित है आपकी? तो ये संबंधित है आपकी किससे? पंचायत से संबंधित। कितने विषय इसके अंदर? तो इसके अंदर विषय आपके कितने हैं? 29 विषय। कौन सा भाग जोड़ा था हमने इसमें? तो संविधान के कौन से भाग में पंचायत का वर्णन है? भाग 9 में। तो जिन लोगों ने इसका आंसर पंचायती राज व्यवस्था लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? पंचायती राज व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 18वां का आंसर दीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस उद्देश्य से रखे गए हैं? जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में क्यों रखा है। राजनीतिक प्रजातंत्र, सामाजिक प्रजातंत्र, गांधीवादी प्रजातंत्र, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करने के लिए। जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए सभी का आंसर क्या होगा, क्योंकि कल भी मैं आपको बता चुका था, कल भी मैंने आपको ये बताया था कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार थे वो किस लिए रखे गए थे और नीति निर्देशक तत्व, कल मैंने आपको इसका आंसर बताया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए आपके नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में रखा गया। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सामाजिक या आर्थिक लोकतंत्र लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 19वां, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? आप जो संविधान का भाग 4 का देखते हो वो संबंधित है आपके किससे? मूल कर्तव्य से। भाग आपका कौन सा होगा? तो भाग होगा आपका कौन सा? भाग 4 का मूल कर्तव्यों से संबंधित है। इन मूल कर्तव्यों को हमने किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में रखा है? समिति की सिफारिश का आपको नाम बताना है कि कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को संविधान में रखा गया। तो अगर आप समिति का नाम देखोगे कि कौन सी समिति थी, उस समिति का नाम था आपकी क्या? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को किसमें रखा गया था? आपके भारतीय संविधान में। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर स्वर्ण सिंह समिति लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग नहीं, मौलिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? वाद योग हैं, वाद योग नहीं है। जल्दी सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि नीति निर्देशक तत्व आपको कैसे लगते हैं? वाद योग लगते हैं, वाद योग नहीं लगते हैं, मौलिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। भारतीय संविधान में नीति आयोग का कहीं पर भी वर्णन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जो नीति आयोग है वहां संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधान में कहीं पर भी नीति आयोग का वर्णन नहीं है। अगर आप नीति निर्देशक तत्व देखोगे तो आर्टिकल 37 देखिएगा, अनुच्छेद 37, इसमें स्पष्ट बात लिखी है कि नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक जो आपके तत्व होंगे ये नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय का मतलब क्या है? अगर आपके नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है तो आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते, तो ये वाद योग्य नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर वाद योग्य नहीं है लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? बी। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आपकी स्क्रीन पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए?
आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्यों को हमने कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा है। जल्दी कमेंट करके बताइए। 32वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 15वें संविधान संशोधन या 46वें संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वां, 46वां, 32वां या 15वां? जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो आप मौलिक कर्तव्यों की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे संविधान में जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों को हमने किस संविधान संशोधन से जोड़े हैं? तो ये जुड़े आपके किससे? 42वें संविधान संशोधन 1976। इस 42वें संविधान संशोधन को ही हम क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं हम आपका क्या? लघु संविधान। कभी आपसे क्वेश्चन लघु संविधान का भी पूछ लिया जाए तो आपको आंसर 42वां संविधान संशोधन ही लगाना है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 42वां संविधान संशोधन लगाया, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? भारतीय संविधान में सबसे पहले किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 51? तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए किस अनुच्छेद में आपका लिखा है। अब देखिएगा, पंचायतों को संगठित करने की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद जो 40 होगा, दो अनुच्छेद में आपके यहाँ पे पंचायत का वर्णन है। एक अनुच्छेद 40 में पंचायत का वर्णन है, ये बाध्यकारी नहीं था। ये कैसा नहीं है आपका? तो यहाँ पे आपका बाध्यकारी नहीं था, इसीलिए हमने संविधान का अनुच्छेद 243 में फिर डबल से पंचायतों का क्या किया? आपका वर्णन किया। और यहाँ पे अब आपका पंचायतों का जो वर्णन है वो कैसा है? आपका बाध्यकारी है, मतलब अब राज्य को बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ अनुच्छेद 40 का पूछा था, इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर अनुच्छेद 40 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो अनुच्छेद 40 इसका आंसर होगा। और भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से संविधान में पंचायतों का वर्णन है जो कि बाध्यकारी हो बनाने के लिए, तो वो अनुच्छेद होगा आपका क्या? अनुच्छेद 243। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन अगला को 23वां आपके पास स्क्रीन पर। एक नागरिक के मूल कर्तव्य निम्न में से कौन से सम्मिलित नहीं है? इनमें से आपको कौन से मूल कर्तव्य नहीं लगते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा इसमें से मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं होगा, आप सभी को कमेंट करके इसका आंसर देना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो स्वाभाविक बात है आपका जो आपका सी वाला है वो कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये मौलिक कर्तव्य, ये भी मौलिक कर्तव्य और ये भी मौलिक कर्तव्य, लेकिन अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करे ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 40, 41, 44, 48। जल्दी बताइए अनुच्छेद 40 में क्या लिखा, 41 में क्या लिखा, 44 में क्या लिखा और 48 में क्या लिखा। इसमें से एक आंसर कोई सा आपके सामने दिया हुआ है, हम तो आपको आंसर भी देते हैं। इनमें से एक आंसर है, आप देखोगे तो दिख जाएगा, मन की आंखों से देखना पड़ेगा लेकिन आंसर दिख जाएगा। आंसर भी आपके पास स्क्रीन पर है, आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर है। एक, दो, तीन, चार। चलो मैं बता देता हूं। अनुच्छेद 40 किसका वर्णन है यहाँ पे आपका? तो यहाँ पे वर्णन है आपके किसके? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो जो अनुच्छेद 40 होगा, अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है आपका? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 41, अगर आप अनुच्छेद 41 देखोगे तो कुछ दशाओं में क्या आपके यहाँ पे कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार, तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन है आपका अनुच्छेद। और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक, कृषि एवं पशुपालन को क्या बनाने की बात की गई है? वैज्ञानिक। और 48A में आपका किसका वर्णन है? तो यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण का। अब हम मैच करते हैं इधर आके।
अनुच्छेद 40 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, 41 में काम करने का अधिकार, 44 में समान नागरिक संहिता, 48 में कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक। तो 1 2 3 4, तो जिन लोगों ने इसका आंसर 1 2 3 4 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, ए। क्वेश्चन नंबर 25वां, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? किसके संरक्षण की हम बात करते हैं? ग्राम पंचायत का संरक्षण, राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति का और वन्य प्राणी, इनमें से किस एक का संरक्षण आपके मूल कर्तव्य की बात की गई है? अब देखते हैं इसका आंसर क्या देते हैं मुझे। ए अनुसिंह बी, आप सभी को इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा कि किस एक का संरक्षण भारतीय संविधान में कहा गया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा थोड़ी देर। ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण नहीं करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है। अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षण का वर्णन मौलिक कर्तव्य में नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, जीव जंतु इत्यादि का क्या करना है, संरक्षण करना है। और प्राणी मात्र के प्रति आपको क्या रखना है, दया का भाव। तो वन्य प्राणी के संरक्षण की बात की गई है, राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण नहीं होता है। इसका आपको क्या करना है, इसका करना है आपको क्या, सम्मान। तो यहाँ पे दो ही मौलिक कर्तव्यों का वर्णन था, पंचायत कहीं पर भी मौलिक कर्तव्य में नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति भी नहीं है, बल्कि अनुसूचित 4 में लिखा है। सॉरी, चौथा मौलिक कर्तव्य है कि लोगों में समरसता, मातृत्व की भावना का विकास करे, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। और ये लिखा है आपका प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, जीव जंतु इत्यादि का संरक्षण करना, प्राणी मात्र के प्रति आपको क्या रखना है, दया का भाव रखना है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर डी लगाया था उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पूछा है आपके यूपी पीसीएस ने, सोच समझ के आंसर देना। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की विदेश नीति से संबंधित है? दीपक सिंह सिसोदिया दी, मेरी भाषा में क्या हुआ, आप मुझसे बोल रहे हो, भाषा पर ध्यान दे। अच्छा मेरी नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी नहीं तो। अब देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? एक बात ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन बड़ा होता है इसके अंदर। 380 नहीं है, 312 में आपके जो राज्यसभा है उसके पास ये पावर है कि राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा का क्या कर सकती है, आपका सृजन कर सकती है। अनुच्छेद 60 में भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपकी शपथ देके रखी है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 51 में क्या लिखा है, भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पे शांति बनाए रखने का कार्य करेगा। जो राज्य होगा उसका कर्तव्य होगा कि वहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या बना के रखे, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे शांति बनाकर रखे। अब जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे शांति बना के रखोगे तो स्पष्ट रूप से देख लीजिए कौन सा अनुच्छेद आपका विदेश नीति से संबंधित होगा, तो वो होगा अनुच्छेद 51। आज से ये बात जरूर याद रखना कि कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है, तो अनुच्छेद होगा आपका क्या, 51। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 27वां, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम करने का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन या सूचना का अधिकार। तो जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांतों में आपका वर्णित नहीं है। अब देखिए कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है। अनुच्छेद 48 में लिखा है मद्य निषेध, काम करने का अधिकार अनुच्छेद 43 में लिखा है, समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में लिखा है, सूचना का अधिकार कहीं पर भी नहीं लिखा है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सूचना का अधिकार लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, डी।
अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? इसमें से बताइए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में से इनमें से कौन सा है जो बाद में जोड़ा है? जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए, कौन सा ऐसा है जो हमने बाद में जोड़ा है? समान नागरिक संहिता, मुफ्त कानूनी सलाह, गोवध निषेध, ग्राम पंचायतों का संगठन। जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए कि कौन सा इसमें ऐसा लगता है जो हमने बाद में जोड़ा है। बी, सी, बी आंसर। अब मैं बता देता हूं, राज्य का यहां कर्तव्य होगा कि वहां ऐसी व्यवस्था करे कि प्रत्येक व्यक्ति को जो न्याय हो वो आसानी से सुलभ हो, न्याय आसानी से सुलभ हो। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, मुफ्त कानूनी सलाह, संविधान का जो आर्टिकल 39 आप पढ़ते हो, 39 का जो आप फर्स्ट वाला पढ़ते हो, 39 फर्स्ट में बिल्कुल स्पष्ट ये बात लिखी हुई है कि राज्य का यहां कर्तव्य होगा कि वहां ऐसी व्यवस्था करे जिससे प्रत्येक व्यक्ति को जो न्याय है वो सस्ती दर या मुफ्त में क्या हो सके, आपका सुलभ हो सके। मुफ्त कानूनी सलाह की बात करता आपका कौन सा, ये वाला। ये नीति निर्देशक तत्व में नहीं था, शायद 42 अमेंडमेंट से जुड़ा है, और मैं इसमें अभी क्लियर नहीं हूं अमेंडमेंट में, लेकिन फिर भी आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो मैं कल फिर इसको सर्च करके बता दूंगा। अभी मुझे इसका संविधान संशोधन नहीं याद आ रहा है, लेकिन मुफ्त कानूनी सलाह आपकी जो वर्णन करके रखी है वो आपके 39(1) में है। नीति निर्देशक तत्व में ये पहले नहीं था, ये हमने आपका बाद में जोड़ा है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सी लगाया, मुफ्त कानूनी सलाह, उन सभी का आंसर सही है। पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में स्पष्ट लिखा था। मद निषेध, गोवध निषेध, आप 48 पढ़िएगा। 48 में लिखा, राज्य का कर्तव्य होगा कि वहां कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा, मतलब मूल संविधान में ही था। और समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मुफ्त कानूनी सलाह हमने बाद में जोड़ी है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय स्तर की कलात्मक इमारतों के संरक्षण की बात किस अनुच्छेद में की गई है? 48, 49, 50 या 51? राष्ट्रीय स्तर के कलात्मक इमारतों के संरक्षण की बात किस आर्टिकल में की गई है? जल्दी कमेंट करके आंसर दीजिए। जो इमारतें हैं आपकी, बड़ी बड़ी इमारतें, आप जो भवन देखते हो जो प्राचीन समय में राजा महाराजा बना के गए, उनके संरक्षण की बात किस आर्टिकल में की गई है? तो जब आप अनुच्छेद 49 पढ़ते हो, अनुच्छेद 49 में लिखा, राज्य का कर्तव्य होगा कि ऐसा स्थान जिसे संसद ने कोई रुचि का स्थान घोषित किया वहां और कलात्मक स्तर की इमारतें उनका क्या करेगा, आपका संरक्षण करेगा। ये बात आपकी बोली गई है आर्टिकल 49 में। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर आर्टिकल 49 लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने, के मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या केटी साहा ने? ये कथन किसका है कि नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा पर निर्भर है? तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए किसने ऐसा बोला था। आपका ये स्टेटमेंट है, पूछा भी जाता है स्टेटमेंट। तो बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर होगा केटी शाह, संवैधानिक विचारक थे। संवैधानिक विचारक ने बोला है कि भैया नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो राज्य की इच्छा पर निर्भर है, राज्य उसे देना चाहे तब आपका दे सकता है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर केटी शाह लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यह हमारी क्लास थी, कल का टॉपिक आप देख लीजिए, संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका। आपको आर्टिकल 52 से लगा के आर्टिकल कहां तक कल पढ़ना होगा? तो आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल कंप्लीट करने होंगे कल में। संविधान का अगर आप भाग देखोगे कि कौन से भाग में इसका वर्णन है, उस भाग का नाम होगा आपका क्या? भाग 5। तो कल हम भाग 5 पूरा चर्चा करेंगे जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे। अच्छे से आप लोग पढ़ के आइएगा और क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों के बीच में। ये आपकी जो पीएससी की वैकेंसी आई है उसके लिए हमारे यहाँ पे अभी आपके लिए वीडियो, प्रिंटेड नोट्स और कोर्स सब अवेलेबल है। आपको नोट्स चाहिए तो 1999 रुपए में, सब कुछ आपको 555 रुपए में प्राप्त होंगे। नोट्स, कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज। ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आपके 100 सब्जेक्टिव टेस्ट हो रहे हैं, 25 टोटल एफएलटी होगी, तो टोटल 125 टेस्ट होंगे। 599 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हो। एग्जाम गुरु जी ऐप डाउनलोड कीजिए,
कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। दीपक सिंह जी, कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूँ आप प्रश्न की भाषा का बोल रहे थे।